मुल्क भर में 64,690 कोरोना टेस्ट किए गए। 4,856 नए केसेस रिपोर्ट हुए। मुस्बत केसेस की शरह 7.5% रही। आजाद कश्मीर में केसेस का फैलाव 25%, इस्लामाबाद 9.3% और गिलगित बल्तिस्तान 8.97% रहा। सिंध में कोरोना के फैलाव की शरह 8.08 रही। पंजाब में केसेस में इजाफा जारी, शरह 6% से बढ़ गई। बलूचिस्तान में शरह 5.35 और खैबर पख्तूनख्वा में 4.96% रही। मुल्क में कोरोना के फाल केसेस की तादाद 84,177 हो गई। 4,513 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। एनसीओसी का इंतबाह, कराची समेत मुल्क भर में भारतीय वेरिएंट से कोरोना बढ़ रहा है। मुहर्रम अल हराम में कोरोना एसओपीज पर अमल नागुज़ीर हो चुका है। एनसीओसी एलामी के मुताबिक उलमा की मुशावरत से मुहर्रम के लिए खुसूसी ज़ाब्ता अखलाक तरतीब दिया गया है, जिसके तहत मजालिस और जुलूसों की हिफाजत यकीनी बनाने के लिए एसओपीज पर सख्ती से अमल कराने की हिदायत की गई है। कहा गया है कि मजालिस के शुरका की तादाद कम और वैक्सीन लाजमी करवाई जाए। मजालिस में बूढ़ों और बच्चों को शामिल ना होने दिया जाए। मजालिस शुरका की वैक्सीनेशन के लिए खुसूसी कैंप लगाए जाए। सिर्फ रवायती लाइसेंस याफ्ता जुलूसों पर तवज्जो दी जाए। एनसीओसी ने ज़ाब्ते अखलाक सूबों को इरसाल कर दिया। कोविक्स की कोरोना वैक्सीन खेप पाकिस्तान पहुंचा दी गई है। कोविक्स की 10 लाख साइनोफार्म डोजेस फराहम की गई हैं। ज़राए के मुताबिक वैक्सीन खेप एयरपोर्ट से फेडरल ईपीआई के मरकजी वेयर हाउस मुंतकिल कर दी गई हैं। चीन ने कोविक्स को 1 करोड़ साइनोफार्म डोज फराहम की हैं। कोविक्स रवा हफ्ते पाकिस्तान को 61 लाख साइनोफार्म डोजेस फराहम करेगा। कोविक्स से पाकिस्तान को साइनोफार्म वैक्सीन पहली बार मिल रही है। फैसलाबाद में शहरियों को कोरोना वायरस से बचाव के लिए वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। 13 लाख से ज्यादा शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। मुतादिद सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात का सामना है। शहर में कायम तमाम वैक्सीनेशन सेंटर्स पर शहरियों को वैक्सीन लगाने का अमल जारी है। अब तक 13 लाख से ज्यादा शहरियों को कोरोना वैक्सीन लगाई जा चुकी है। घर घर जाकर भी शहरियों की वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है और शहरी महकमा सेहत की टीमों के साथ भरपूर ताउन कर रहे हैं। सारे डिपार्टमेंट वाले अच्छे तरीके से काम कर रहे हैं, कोई मसला नहीं है। कुछ सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत के बायस शहरियों को मुश्किलात का भी सामना है। मैं तकरीबन 3-4 हफ्तों से चक्कर लगा रहा हूँ, मुझे मैसेज क्यों नहीं आ रहा। काम कार छोड़ के ना टाइम निकाल के आना पड़ता है। ये कह देते हैं जी वैक्सीन नहीं है, फर्स्ट वैक्सीन नहीं है, 2 लगवानी है तो लगवा लें। हुकूमत की जानिब से वैक्सीन लगाने के ऐलानात के बाद शहरी कोरोना वैक्सीन लगवाने के लिए आ रहे हैं और इंतजामात बेहतर होने के साथ खुश, और कुछ सेंटर्स पर वैक्सीन की किल्लत के बायस परेशान भी हैं। हुकूमत को कोरोना वैक्सीन की किल्लत को खत्म करने के लिए बेहतर इकदाम करने चाहिए ताकि हर शहरी को इस खतरनाक वबा से बचाया जा सके। कैमरामैन मोहम्मद मुनीर के साथ मोहम्मद काशिफ, ARY न्यूज़, फैसलाबाद। आगे बढ़े और आपको बताएं कि अफगानिस्तान में जारी कशीदा सूरत हाल पर दोहा में आज स्ट्राइक का इजलास हो रहा है। इजलास में पाकिस्तान, अमरीका, चीन, रूस और यूरोपीय यूनियन के रहनुमा शिरकत कर रहे हैं। अमरीकी नुमाइंदा खुसूसी ज़ल्मे खलीलजाद ने कहा है कि अफगानिस्तान में बज़ौर ताकत बनने वाले हुकूमत कबूल नहीं करेंगे। चीन के नुमाइंदा खुसूसी ने कहा चीन फरीकैन को मुज़ाकरात के लिए सहूलत फराहम करने में किरदार अदा करता रहेगा। तालिबान के तर्जुमान का कहना है मुज़ाकरात का सिलसिला ख़त्म करना नहीं चाहते, मुज़ाकरात के लिए पुरज़्म हैं। अफगान हुकूमत के तर्जुमान ने कहा मुज़ाकरात के लिए सालिस का होना ज़रूरी है ताकि फरीकैन की संजीदगी का तयन किया जा सके। ज़ल्मे खलीलजाद कतर में तालिबान के वफ़द से मुलाकात करेंगे। अफगानिस्तान से अमरीकी अफवाज निकालने पर पछतावा नहीं है। अमरीकी सदर जो बाइडन कहते हैं अफगान अवाम को अपने मुल्क के मुस्तकबिल का फैसला खुद करना होगा। अफगान रहनुमा मुत्तहद होकर तालिबान के खिलाफ लड़ें। अफगान फोर्सेस को मुल्क और कौम के लिए लड़ना होगा। अमरीका का अफगानिस्तान में फौजी मिशन 31 अगस्त को मुकम्मल तौर पर इख्तिताम को पहुंच जाएगा। Leaders have to come together. We lost thousands, lost death and injury, thousands of American personnel. They've got to fight for themselves, fight for their nation. The United States, I'll insist we continue to keep the commitments we made of providing close air support. We're going to continue to keep our commitment, but I do not regret my decision. अफगानिस्तान में कशीदगी उरूज पर है। तालिबान ने 6 रोज में 9 सूबाई दारुल हुकूमत पर कब्जा कर लिया है।
صوبہ بدخشاں اور بغلان کا کنٹرول حاصل کرنے کا بھی دعویٰ کر دیا ہے۔ افغان صدر صورتحال کا جائزہ لینے مزار شریف پہنچ گئے ہیں۔ بھارت نے مزار شریف میں کونسل خانہ بند کر کے سفارتی عملہ اور شہری واپس بلا لیے۔ جھڑپیں، بمباری، فائرنگ، سرچ آپریشنز، طالبان کے سامنے افغان فورسز پہ بس۔ غیر ملکی فوج کے انخلا کے بعد افغانستان میں طالبان کی پوزیشن مضبوط۔ طالبان نے 6 روز میں 9 صوبائی دارالحکومتوں پر قبضہ کر لیا۔ ترجمان طالبان ذبیح اللہ مجاہد کا کہنا ہے صوبے بدخشاں اور بغلان کا کنٹرول حاصل کر لیا ہے۔ آج صبح صوبے بدخشاں کے دارالحکومت فیض آباد پر بھی قبضہ کر لیا گیا۔ طالبان نے گزشتہ رات بگرام ایئرپورٹ پر بمباری کا دعویٰ کیا ہے۔ افغان میڈیا کے مطابق صوبے قندھار اور ہلمند میں لڑائی کا سلسلہ جاری ہے۔ صوبے بلخ کے گورنر نے دعویٰ کیا مزار شریف شہر پر طالبان کے حملے کو ناکام بنا کر انہیں پیچھے دھکیل دیا ہے۔ مزار شریف میں بھارت نے کونسل خانہ بند کر کے سفارتی عملہ اور شہری واپس بلا لیے۔ افغان صدر صورتحال کا جائزہ لینے مزار شریف پہنچ گئے اور سیاسی رہنماؤں سے ملاقات کی۔ افغان وزارت دفاع کا دعویٰ ہے 24 گھنٹے میں 10 صوبوں میں آپریشن کے دوران 400 سے زیادہ طالبان مارے گئے۔ وفاقی وزیر اطلاعات و نشریات فواد چودھری کہتے ہیں طالبان کے 8ویں صوبے پر قبضے کے بعد افغانستان اور امریکی عوام کو افغانستان کے موجودہ حکمرانوں کے سامنے سوال رکھنا چاہیے کہ آخر افغانستان کو دیے جانے والے 2000 ارب ڈالرز کو زمین کھا گئی یا آسمان نکل گیا۔ اتنے پیسے لگنے کے بعد افغان فوج پتوں کی طرح کیوں بکھر رہی ہے؟ فواد چودھری نے ٹویٹ میں کہا یہ کیا ہے؟ افغانستان کے عوام تو غربت میں پس رہے ہیں لیکن افغانستان کے سیاستدان اور جرنیل ارب پتی ہیں۔ ان تمام کے بیرون ملک اربوں کے اثاثے ہیں۔ کرپشن کس طرح قوموں کو غرق کر دیتی ہے، افغانستان اس کی مثال ہے۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی کہتے ہیں افغان صدر اشرف غنی کے الزامات کے باوجود ہمارا رویہ مثبت ہے۔ ہم افغانستان میں بہتری اور وہاں کے عوام امن چاہتے ہیں۔ افغان امن عمل میں ہمارا کردار مثبت رہا ہے۔ آج بھی دوحہ میں ہونے والے امن مذاکرات میں پاکستانی وفد شامل ہے۔ دنیا افغانستان میں امن کے لیے مصالحانہ کوششوں کو سراہ رہی ہے۔ انہوں نے کہا ہمارا افغانستان میں کوئی فیورٹ نہیں ہے۔ افغانستان کا اگر فوجی حل ہوتا تو وہ نکل چکا ہوتا۔ افغانستان میں تشدد میں اضافے پر ہمیں تشویش ہے۔ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی بزور بازو افغانستان میں مسلط ہو۔ 25 سے 30 ہزار لوگ روزانہ سرحد عبور کرتے ہیں۔ تشویش ہے وہ عناصر داخل نہ ہوں جو حالات خراب کرے۔ سلامتی کونسل اجلاس میں بھارت کا رویہ افسوسناک تھا۔ عالمی برادری کو سلامتی کونسل کو نوٹس لینا چاہیے تھا۔ انہوں نے کہا افغانستان میں حالات خراب ہوئے تو سب سے پہلے پاکستان متاثر ہوگا۔ رحیم جار خان میں مشتعل افراد کے ہاتھوں متاثرہ مندر تزئین و آرائش کے بعد بحال کر دیا گیا۔ پاکستان ہندو کونسل کے چیئرمین رمیش کمار نے مندر کا افتتاح کیا۔ اقلیتوں کے عالمی دن پر گنیش مندر میں تقریب کا انعقاد کیا گیا تھا۔ پاکستان ہندو کونسل کے سربراہ ڈاکٹر رمیش کمار نے بطور مہمان خصوصی شرکت کی، مندر کا دورہ کیا، پاکستانی پرچم لہرایا اور پوجا پاٹ بھی کی۔ سپریم کورٹ نے ازخود نوٹس لے کر مندر کی بحالی اور ذمہ داروں کے خلاف کارروائی کا حکم دیا تھا۔ ڈاکٹر رمیش کمار کا کہنا تھا کہ انتظامیہ نے 1 ہفتے میں حیران کن طور پر مندر کی بحالی کی۔ دھرتی ہماری ماتا ہے۔ ہمارے پڑوسی ملک کے اندر جس قسم کی اس کے اوپر پروپیگنڈا کی گئی، ان کو ساتھ میں یہ بھی ضرور دکھانا چاہیے کہ پاکستان کے پرائم منسٹر، پاکستان کی اعلیٰ عدلیہ کے چیف جسٹس نے جس طریقے سے جسٹس گلزار صاحب کا ایکشن، پرائم منسٹر کی فوراً ایکشن لینا اور ریسٹوریشن کرنا واضح ثبوت ہے اسٹیٹ اقلیت کے ساتھ تھی، ہے اور اقلیت کے ساتھ رہے گی۔ پاکستان کی تعمیر میں اقلیتوں کا کردار نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار نے اقلیتوں کے حقوق کے قومی دن پر کہا نئے پاکستان میں اقلیتوں کو برابر کے حقوق حاصل ہیں۔ اقلیتوں کو ترقی کے یکساں مواقع فراہم کرنا ہمارا عزم ہے۔ پاکستان کا آئین اقلیتوں کے بنیادی حقوق کو تحفظ فراہم کرتا ہے۔ معاون خصوصی شہباز گل کہتے ہیں وزیر اعظم آج بہاولپور میں کسان کنونشن سے خطاب کریں گے۔ زراعت اور کسان اس حکومت کی اولین ترجیح ہیں۔ بہاولپور کے لال سونہانا جنگل میں ڈرون کی مدد سے شجرکاری کا آغاز کیا جائے گا۔ نئی ٹیکنالوجی سے اربوں پودے قلیل مدت میں لگائے جا سکیں گے۔
तो दूसरी जानिब पीडीएम का सरबराही इजलास आज इस्लामाबाद में होगा। मौलाना फजल रहमान इसकी सदारत करेंगे। इजलास में शिरकत के लिए अपोजिशन लीडर शहबाज शरीफ लाहौर से इस्लामाबाद रवाना हो गए हैं। अब पीडीएम इजलास में नून लीग के सदर शहबाज शरीफ वफ्द के हमरा शिरकत करेंगे। नवाज शरीफ वीडियो लिंक से शरीक होंगे, जबकि मरियम नवाज कोरोना के बायस इजलास में शरीक नहीं होंगी। दीगर अपोजिशन जमातों के कायदीन भी इजलास में शिरकत करेंगे। पीडीएम इजलास में सियासी हिकमत अमली, खित्ते की सूरत हाल, पड़ोसी ममालिक से ताल्लुकात और अफगान तनाज़े पर मुत्तफ़िका पॉलिसी अपनाने पर गौर किया जाएगा। इस इजलास में आज़ाद कश्मीर इलेक्शन और सियालकोट ज़िमनी इलेक्शन के नताइज पर भी गौर होगा। पार्लियामेंट हाउस में इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन की रुनुमाई वफाकी वज़ीर शिबली फराज कहते हैं, धांधली के खात्मे का वाहिद तरीका इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है। ये हैक नहीं हो सकती, ना इसको तब्दील किया जा सकता है। होती है वो पोलिंग के दौरान और पोलिंग के बाद होती है। उन सारे मसलों का हल जो है तो ये मशीन है। हैक किया जा सकता है, ना इसमें कोई बग्स डाली जा सकती। ये जो सिस्टम है इसको किसी भी तरीके से आप इसमें तब्दीली नहीं कर सकते हैं। ये एक कंप्यूटराइज्ड वो चीज़ होगी और ये भी नहीं पता होगा, इवन जो पोलिंग इलेक्शन कमीशन को भी नहीं पता होगा कि ये वाली मशीन किस हल्के में जाएगी। तो इसलिए इसका बिल्कुल कोई वो नहीं है कि आप इसमें कोई चीज़ डाल दें। इसमें टेस्ट करें, आप तो इसको तोड़ने की कोशिश करें। इलेक्शन कमीशन अपना फैसला करेगा, आया उनकी जो रिक्वायरमेंट्स है वो ये मशीन पूरी करती है कि नहीं। हमने जो मशीन बनाई है उसमें पूरी जो भी उनकी रिक्वायरमेंट्स होती हैं उसको हमने इसमें समोया है। हमारे जो मेंबरान हैं असेंबली के, जो तो हम उनको ये मशीन दिखाएं, वो आके अपनी तसल्ली करें, कोई भी आके इसको टेस्ट कर सकता है। हुकूमत का इस्लामाबाद में एक निज़ाम लाने का ऐलान। वफाकी वजीर बराए मनसूबाबंदी असद उमर कहते हैं कि अब हम एक निज़ाम बनाकर प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी और सीडीए की तफरीक भी ख़त्म करने जा रहे हैं। इस्लामाबाद को 10 करोड़ गैलन पानी दिया जाएगा। 2,75,000 पौधे लगाने जा रहे हैं। हमने एक नहीं 2 इस्लामाबाद बनाए हुए थे, एक सीडीए का इस्लामाबाद और एक बाकी आप अपने खुद इंतजाम करें, जिंदगी का पानी खुद लेके आए, सीवेज खुद करें, वो हम खत्म करने के लिए जा रहे हैं। पूरे इस्लामाबाद के अंदर एक निजाम, एक रेगुलेटर करने जा रहे हैं। और दूसरा, इस्लामाबाद के अंदर बहुत सारी प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटीज फैल गई हैं। इनमें से कई ऐसी हैं जिन्होंने कानून की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी भी की है। प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी कहती है जी हमारे पास तो कोई इख्तियार है नहीं, सीडीए कहता है जी ये तो प्राइवेट हाउसिंग सोसाइटी है। तो ये जो तफरीक है हम इसको भी इंशाअल्लाह ताला खत्म करने के लिए जा रहे हैं। राजन से मंजूरी लेकर इस पर कानून साजी भी कर दी जाएगी। 10 करोड़ गैलन यौमिया पानी की गाजी बड़ौदा से स्कीम आ रही है। इस्लामाबाद के अंदर 2,75,000 दरख्त लगाए जाएंगे। इस किस्म का मंसूबा जो है एक आम सियासतदान नहीं कर सकता, क्योंकि इससे अगले इलेक्शन में नहीं वोट पड़ने वाला, लेकिन जो अगली नस्ल आएगी उसको इसका फायदा जरूर पहुंचेगा। बिजली के ऊपर सब्सिडी खत्म होने जा रही है, नहीं खत्म हो जाएगा। सारी चीजें जो हो रही हैं अच्छी चीजें, इनका भरपूर फायदा आवाम को सिर्फ उस वक्त होगा जिस वक्त शहर के अंदर एक गवर्नेंस का निजाम होगा जिसमें कोई तफरीक ना हो। कराची के साहिल पर फंसे जहाज को समंदर में ले जाने की आज एक और कोशिश की जाएगी। इस वक्त सीव्यू पर मौजूद है हमारे नुमाइंदे मोहम्मद सलाहुद्दीन, इस बारे में मजीद बता रहे हैं। बिल्कुल, बहरी कार्गो जहाज़ को निकालने के लिए कोशिशें तो की जा रही हैं, लेकिन अभी तक कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। आज शाम 4 बजे दोबारा से इसको निकालने की कोशिश की जाएंगी। ये तमाम तर मशीनरी यहाँ पर मौजूद है। बैरून मुल्क से टक्स भी आ चुकी हैं, लेकिन बताया जाता है कि एक टक्स ख़राब होने की वजह से इस्तेमाल नहीं होगी। मुकामी तौर पर टक्स को इस्तेमाल किया जाएगा। 2 मराहिल में इसको निकाला जाएगा। पहले खुश्की से 4 मीटर समंदर में, फिर समंदर में आने के बाद टक के ज़रिए से बोर्ड पे लंगर अंदाज किया जाएगा। माहिरीन, इंजीनियर्स, सारी टीमें यहाँ पर मौजूद हैं। केपीटी पाक बहरिया की टीमें यहाँ मौजूद हैं और आज फिर इसको कोशिश की जाएगी कि जहाज़ को निकाला जाए। जी, एफबीआर के एंटी बेनामी जोन कराची ने पहली बार एक इस्लामिक बैंक के चेयरमैन के खिलाफ बेनामी ट्रांजैक्शंस पर रेफरेंस फाइल कर दिया है। एफबीआर का कहना है 38 करोड़ रुपए के 4 करोड़ शेयर्स की बेनामी ट्रांजैक्शन सामने आई है। 2014-15 में ऑफशोर कंपनी से कर्ज लेकर बेनामीदार ने शेयर खरीदे गए। 2020 में तमाम शेयर्स को बेनिफिशियल ओनर के नाम मुंतकिल किया गया। एफबीआर का कहना है बेनामी शेयर्स की मिल्कियत साबित ना होने पर शेयर्स बहक के सरकार जब्त कर लिए जाए।